देखिए, सबसे पहले डेंगू को समझिए। जैसा कि मैंने बताया कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, वायरल इन्फेक्शन है, और वो मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है। तो जैसे अभी मानसून सीजन शुरू हुआ है, अदरवाइज भी अपने घर के आसपास कहीं भी साफ पानी भी स्टोर मत होने खुले। आपके घर में जो टंकी है, जो कूलर है, गाड़ियां है, टायर है, डब्बे है, कुछ भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी साफ पानी जमा हुआ, डेंगू का मच्छर पनपने का खतरा है, पहली चीज। और डेंगू जैसा कि मैंने बताया बड़ी खतरनाक बीमारी है। हो गया अगर आप सोचते हैं कि मुझे नहीं होगा, तो ऐसा कोई नहीं है जो डेंगू से सुरक्षित है। और अगर हो गया तो बचने का चांस आपकी किस्मत और आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। किस्मत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब डेंगू किसी को होता है तो उसके शुरुआती जो लक्षण है वो होते हैं कि लाइक बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, जोड़ों में खास तौर पे दर्द होगा। ऐसा किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा होता है। तो लोग शुरुआत में सोचते हैं कि बुखार आ रहा है, शुरुआत में तो घरेलू कुछ किया एक दो दिन, बुखार उतरा या नहीं उतरा, या उतर के फिर चढ़ गया, तो फिर पैरासीटामोल लेना शुरू किया। बुखार में नॉर्मली करते हैं, पैरासीटामोल लेना शुरू किया। पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार उतरता चढ़ता रहता है। एंटीबायोटिक्स भी लेने के बाद यही होता है, 3-4 दिन में ठीक होना चाहिए, नहीं ठीक होता है। तब जाकर के लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। यानी ब्लड टेस्ट के लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग हफ्ता 10 दिन लगा देते हैं। तब तक प्लेटलेट्स काफी डाउन हो चुके होते हैं। फिर एडमिट करके उसको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाना, अगर सीवियर कंडीशन हो गई बाद में तो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, ब्लड डोनर ढूंढो, एडमिट हो जाओ, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। ये सब झंझट आते हैं। तो इलाज कितनी जल्दी शुरू हुआ, सबसे मेन है कि कितनी जल्दी डिटेक्ट हो। तो जब भी डेंगू वाला सीजन चल रहा हो, ये पोस्ट समर, पोस्ट प्री मानसून, पोस्ट मानसून वाला जो सीजन होता है, समय में अगर जोड़ों के दर्द, पेट में दर्द, बुखार, ये सब चीजों के लक्षण आए, उसको सीरियसली लीजिए, ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, प्लेटलेट्स काउंट जरूर चेक कीजिए। और एक बार करा के नहीं आया तो छोड़ मत दीजिए। आज हो सकता है शुरू हुआ है, 1-2 दिन तक नॉर्मल हो और इसमें प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत तेजी से गिरते हैं, तो 48 घंटे पे रिपीट कीजिए। फिर 48, जब तक बुखार आना बंद ना हो जाए इसको रिपीट करते रहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या नहीं। अब दूसरी समस्या क्या होती है इसमें, जैसा कि मैंने बताया, वायरल इन्फेक्शन है, लिवर को, स्प्लीन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और साथ में जॉइंट पेन होता है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन में पेन किलर्स नहीं लेना, अवॉइड करना। बुखार सिंपल प्लेन पैरासीटामोल खासतौर पे बुखार को लेने के लिए लोग लेते हैं, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, ठीक है। अब तो इसीलिए ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके, और डेंगू के समय में कुछ शहरों में जहां पे फैलता है वहां पे तो इतनी तेजी से ये वायरल होता है कि उतनी तेजी से तो किसी का रील वायरल नहीं। हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, एक्स्ट्रा बेड लग जाते हैं, फिर भी एडमिशन नहीं मिलता। दिल्ली में तो ये हाल हर साल होता है ऑलमोस्ट। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ सूरत में भी हो रहा है, सारे हॉस्पिटल फुल। जब ये आता है सारे हॉस्पिटल फुल। तो आपके पास, आप सोचते हैं मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो अप्रोच है, मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ काम नहीं आएगा अगर वक्त बुरा है। तो अगर उससे बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों से बचना और अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना। ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप 99.9% सेफ है। कैसे? कि आपको बुखार आया, ठीक है, बुखार तो तब आया ना जब इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन तब हुआ जब आपकी इम्यूनिटी वीक है और मच्छर ने काट लिया। जैसा कि मैंने बताया, सराउंडिंग का क्लीनिंग, पानी नहीं जमा होने देना, वो है। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि ये गर्मी के बाद पोस्ट मानसून या प्री मानसून सीजन में होता है, तो उस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, चिपचिप वाली गर्मी रहती है, तो लोग पूरे कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं। तो कोशिश कीजिए अवॉइड ना करें, जहां पे मच्छर के काटने के चांसेस हो वहां ना जाएं। घर में भी मच्छरों से बचाव के सारे साधन इस्तेमाल करें। अगर मच्छर है तो मच्छरदानी जरूर लगाएं। एसी चला रहे तो एसी की ठंडक मच्छरदानी के अंदर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है हमारा आंवला या नीम ऑयल। देखा है आंवला नीम ऑयल? कितने लोगों ने देखा है हमारा आंवला या नीम ऑयल? सबने देखा है? हरे कलर का होता है कि पीले कलर का होता है? हरे कलर का होता है ना, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर का। तो वो जो आंवला या नीम हेयर ऑयल है, उस पर लिखा हुआ है हेयर ऑयल।
बाल में लगाने के लिए, लेकिन वो क्या है, एकदम चिपचिपाहट रहित है, उसमें आंवला है, नीम है और उसके अलावा नारियल का तेल है, ये बहुत सारी चीजें। वो हेयर ऑयल नहीं होता, स्कैल्प ऑयल है बेसिकली। कोई भी है, ज्यादातर हेयर ऑयल जो होते हैं ना वो स्कैल्प में लगाने के लिए होते हैं। तो स्कैल्प जो है आपका, अदर देन दोज ऑयल, जो ऑयल जो हेयर को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें पैराफिन वैक्स होता है। जो ऑयल लगाने से आपके बाल सिल्की सिल्की हो जाते हैं ना, उसमें पैराफिन वैक्स होता है, जो चिकनाई बढ़ा दे, लेयर बना देते हैं बालों के ऊपर, वो होते हैं हेयर ऑयल। बाकी जो हेयर ऑयल होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हेयर ऑयल होते हैं, उससे बोलते हैं ना ऑयल लगा करके आप ऐसे ऐसे मसाज करो, ऐसे ही करते हैं ना, ऑयल ऐसे ही लगाते हैं ना, कि ऑयल ऐसे लगाते हैं बालों में, ऐसे नहीं लगाते। ऑयल तो हम स्कैल्प में लगाते हैं ऐसे, जो असली ऑयलिंग का तरीका है वो है। स्कैल्प क्या है? स्कैल्प बाल तो नहीं है, स्किन है ना। स्कैल्प स्किन ही है ना। किसी का स्कैल्प स्टील का या हेलमेट जैसा एबीएस फाइबर वगैरह का बना है क्या? किसी की खोपड़ी मैम चेक करो जरा, आपका स्कैल्प स्टील का है कि स्किन का है? मैम चेक कर रही है, देखो उनका जो स्कैल्प होता है वो स्किन का ही होता है। ये स्किन में और ये स्किन में ज्यादा फर्क नहीं। लोग सोचते हैं हेयर ऑयल लिखा है कैसे लगाए स्किन पे, आप लगा सकते हैं। मैं पूरी बॉडी में वही लगाता हूँ, मैं बॉडी लोशन इस्तेमाल ही नहीं करता। कई बार तो चेहरे पे भी लगा लेता हूँ, हाथों में लगा लेता हूँ, तो आप वो लगा लेते हैं। वो आपके स्किन को नरिशमेंट तो देता ही है। उसमें नीम है, आंवला है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, सूदिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नीम होने की वजह से उसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने, स्किन को इन सब चीजों की जरूरत तो है ही, साथ साथ नीम होने की वजह से मच्छर नहीं काटता। पता नहीं मच्छर को नीम से क्या दुश्मनी है, वो मुझे नहीं पता, वो आप गूगल से पूछ लेना। नीम होने की वजह से उसमें मच्छरों को भगाने के लिए कई बार नीम के पत्ते भी जलाए जाते हैं। जलाते हैं ना घर में, कुछ आग या धुआं करके उसमें लोग नीम के पत्ते डाल देते हैं, या नीम की छाल, सूखी टुकड़ी टुकड़ी नीम की लकड़ियां जला देते हैं, उससे भी मच्छर नहीं भाग जाते। पता नहीं मच्छरों को नीम से क्या दुश्मनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें नीम ऑयल है और पूरा प्योर है। उसकी खुशबू भी आप देखोगे तो एकदम जो नीम का पत्ता ऐसे रगड़ते हैं ना वैसे आती है। शुरुआत में बहुत माइल्ड आती है और वो थोड़ी देर के बाद उड़ जाते हैं। तो आप लगाओगे तो ना तो स्किन पे चिकनाहट होगी, ना कोई खुशबू बदबू रहेगी, लेकिन मच्छर आपके पास नहीं है। मच्छर आएंगे गिन गिन करते हुए, बस वो साउंड से परेशान करेंगे, स्किन पे बैठेंगे नहीं, भाग जाए। वो लगाया कीजिए पूरी बॉडी में। एक तो वो मच्छरों से सील्ड होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो जिद्दी होते हैं, कुछ इम्यून हो जाते हैं हर चीज से, तो फिर भी चांसेस है कि हर जगह प्रॉपर नहीं है, कहीं काट ही ले। तो फुल स्लीव शर्ट, फुल पैंट, ये सब पहन के रखिए। कवर, खासतौर पे बच्चों को पूरा कवर करके रखिए। ये हो गई एक। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी और मच्छर ने काट भी लिया बाई चांस, वायरस आपके ब्लड में इंजेक्ट करेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जो आपके फाइटर सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो उस वायरस को फटाफट मार देंगे, इससे पहले कि वायरस अपने आपको। एक मच्छर कितना वायरस डालेगा? 2-4 किलो वायरस तो नहीं डाल देगा, है ना। क्योंकि आपने मच्छरों से बच के रहने के तरीके अपना लिए हैं, तो 2-4 किलो वायरस वो नहीं डाल देगा। तो थोड़ा बहुत, वैसे फिर भी एक डंक में बहुत सारे वायरस चले जाते हैं अनगिनत, लेकिन जितना भी गया वो जब तक मल्टीप्लाई होकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपके शरीर के अंदर और आपकी शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगे, लेकिन शुरुआत में तो कम ही जाता है, तो उस समय अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक भी है, बहुत मजबूत नहीं है, तो वो उसको मार देती है। पंगा कहां पे होता है? जिसकी इम्यूनिटी वीक है, कि थोड़ा बहुत भी वायरस आया, उसके साथ वो लड़ नहीं पाए, तो वायरस बच जाते हैं। मान लो कमजोर है, थोड़े बहुत मारे भी तो थोड़े भी वायरस बच गए, तो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। वायरस बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब मानते हैं। कहते हैं ना, अगर एक भी वायरस बच गया, वो टीवी पे प्रचार भी जब आता है ना, कुछ बीमारियों का जो सरकारी योजनाएं वगैरह चलती है, उनको बोलता है एक भी वायरस बच गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है ना, बचपन में बायो तो सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने स्कूल में बैठ के पढ़ा है, स्कूल के पिछवाड़े में बैठ के पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा होगा। तो वो जो सेल डिवीजन होता है, जिसको अमीबा ये सब का देखते हैं ना, एक से साइज बढ़ाता है और सिंगल सेल वाले जितने जीव होते हैं वो टूट के दो हो जाता है। तो एक से हुआ दो, तो दो जब टूटेंगे तो कितना होगा? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से
32, 64, 128, 256, ये मानते हो कि नहीं ऐसा होता है और ऐसा बहुत तेजी से होता है? होता है कि नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं? पहले तो सारे लोग वीडियो ऑन कर लो। आज का सेशन इंटरैक्टिव सेशन है, ये आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए है, ये केवल बिजनेस ट्रेनिंग नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे दिखना चाहिए कौन कौन देख रहा है। होता है कि नहीं ऐसा होता है? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 कर लेता है ना एक वायरस भी, सिंगल सेल वाला। तो महानुभावों, जब एक सेल वाला प्राणी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो सकता है, तो तुम लोग यही काम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर सकते? तुम्हारे पास तो करोड़ों अरबों सेल है पूरी बॉडी में, तो ये काम तो बड़ा मुश्किल है, चेन बनाना पड़ता है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। आप अकेले हो, अपने जैसे 2 ढूंढ लो, फिर उनको बोलो अपने जैसे 2 ढूंढ, यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। और है क्या? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। जो काम ये अमीबा डेंगू डेंगू वाला वायरस कर सकता है, तुम पूरे इंसान होकर के नहीं कर सकते, लानत है। छोड़ो, अभी विषय से नहीं भटकेंगे। तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, फिर आपके लिवर को, स्प्लीन को, ये सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। लिवर में स्वेलिंग आने लगती है, स्प्लीन में स्वेलिंग आने लगती है, और आपका प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन गिरने लगता है, प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है। उससे क्या होता है, जो आपका ब्लड है, वो जो प्लेटलेट्स जरूरी होते हैं ब्लड में क्लॉटिंग के लिए, खून जमता नहीं है, खून एकदम पतला हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इंटरनल माइक्रो आर्टरीज हैं वो रैप्चर होने लगते हैं, फटने लगता है। देखो ना, वो जैसे शरीर पे दिखता नहीं है, जैसे वो हो गए थाले जैसे रैसेस जैसे दिखने लगते हैं डेंगू पेशेंट को। तो वो जब ज्यादा होने लगते हैं, इंटरनल अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई, तभी डेथ होती है। बाहर की ब्लीडिंग को तो आप चिपका के, बैंडेज लगा करके, कुछ करके रोक सकते हो। इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं लिवर में हो गया, पेनक्रियाज में हो गया, हार्ट में हो गया, क्या करोगे? तो अगर ये तो बचने का तरीका मैंने बता दिया कि ये कर लो। और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए क्या है? आपके खाने में अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, और आपके खाने से जहर आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। जहर मतलब जो टॉक्सिन्स, लिटरली जहर नहीं, कोई संख्या या कोई सांप का जहर मिला करके नहीं खाना खिलाता आपको। जहर क्या है? में इंजेक्शन लगा दिया, कलर कर दिया, पॉलिश कर दिया, जो फर्टिलाइजर्स वो जमीन से एब्जॉर्ब करता है, गंदे पानी में धोया, ये सब चीजें जहर है खाने का, टॉक्सिन से। और जो स्वाद के चक्कर में आप जहरीला खाना खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, वो है जहर हमारे शरीर के लिए। तो ये जो शरीर है, पुराने जमाने की फिल्मों में, राजा महाराजाओं की कहानियों में सुना होगा, फलाने को धीमा जहर देके मारा गया, होता है ना? सुना है कि नहीं सुना है? तो ये सब जो आप खा रहे हो ना, ये बेसिकली धीमा जहर है, जो धीरे 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 आपको मार रहा है। वो स्लो पॉइजन होता है, ये सुपर स्लो पॉइजन है लेकिन है पॉइजन। तो अपने परिवार को अगर बचाना है, तो उस सुपर स्लो पॉइजन से बचाना है पहले। उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए है सावधानियां, स्वाद पे कंट्रोल, और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर का इस्तेमाल। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा, आपको खाना न्यूट्रिशियस खाना है। आप वो चुन सकते हो कि भैया हम खाने में फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, दूध भी पिएंगे, लेकिन साफ सुथरा नहीं आ रहा है। दूसरा, साफ सुथरा तो चलो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर से कर लिया, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उसका क्या करोगे? आज से 20 साल पहले जितनी तीखी मिर्ची मिलती थी, उतनी नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले पड़ोसी के घर दाल बनती थी, तो पता चल जाता था फलाने के घर कौन सी दाल बनी है। आज अपने घर में भी आपको ढक्कन उठा करके सूंघना पड़ता है। आपके हाथ में अगर 4 दाल दे दी जाए अलग अलग, आप पट्टी बांध हुई आंखों पे, तो आप सूंघ के बता नहीं सकते कौन सी दाल है। तो ये जो खुशबू, ये स्वाद, ये तीखापन, ये मीठापन, ये रंग, ये सब जो गायब हो गया है हमारे खाने पीने से, वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें, उसमें जो न्यूट्रिशन होता था उसकी वजह से होती थी, वो न्यूट्रिशन गायब हो गया है। आपने कहावत सुनी होगी कि 1 एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। वो कहावत अभी भी है, लेकिन वो 1 की वजह से 1 हो गया 7। पहले आपको एक सेब से जितना न्यूट्रिशन मिलता था, अभी उतना ही न्यूट्रिशन आपको चाहिए, तो 7 सेब खाने पड़े। कितने लोग हैं जो 7 सेब खा सकते हैं, बताना जरा। और अगर मान लो 2-4 दिन खा भी लिया, जी दबा करके, नहीं आप बोला है अनुराग में तो खाएंगे, या हमें तो सेब से ही न्यूट्रिशन चाहिए, हम सप्लीमेंट नहीं खाएंगे, हम सेब ही खाते हैं, तो मान लो खा भी लिया, तो कितने दिन तक खा पाओगे? 3 दिन, 4 दिन के बाद 5वें दिन किसी ने सेब का नाम भी लिया तो उल्टी हो जाएगी।
होगा कि नहीं होगा? तो ये जो समस्याएं हैं, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो आप अपने खाने को पहचानिए, आपको कितने न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पहचानिए, और इसके हिसाब से आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए। क्योंकि इम्यूनिटी क्या है, आपके शरीर में कोई फॉर्म या कोई चिप नहीं है, ये चिप लगा दिया, ये लग तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। 512 जीबी का माइक्रो कार्ड लगाया है तो 1 टीबी का लगा दो, इम्यूनिटी बढ़, मेमोरी बढ़ गया, इम्यूनिटी बढ़ गया, ऐसा नहीं है ना। वो आपके शरीर के सेल्स है, इम्यूनिटी भी सेल्स है। वो सेल बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो शरीर को पर्याप्त मिलेगा तो पर्याप्त बनेंगे, कम मिलेगा तो कम बनेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके पेट में, जो गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो सबसे मेन है। क्योंकि लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम, इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने का काम जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम वो करते हैं। तो गुड बैक्टीरिया भी आपका हेल्दी होना चाहिए। एसिडिक फूड कम खाओ, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खाने में बढ़ाओ, नहीं है तो एफओएस और फाइबर मैक्स लेना शुरू करो। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जिंक लेना शुरू करो, मल्टीविटामिन लेना शुरू करो। डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन बी12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 3 चीजें इंडिया में ज्यादातर लोगों के खाने में डेफिशिएंट। ये सारी चीजें जब आप लेना शुरू कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो फिर 99.9% आप सेफ हो जाएंगे। ये 2 प्रिकॉशन जो मैंने बताया, ऑयल लगाने वाला, मच्छरों से बचने वाला, और इम्यूनिटी बढ़ा। फिर भी अगर बदकिस्मती से हो गया तो सबसे पहले तो ये वाला जो फेज है जिसमें डेंगू के केसेस आते हैं, उस फेज में जैसे ही आपको फीवर और बॉडी एक शुरू हुआ, अवॉइड मत करो, ब्लड टेस्ट कराओ। और 48 घंटे पे तब तक रिपीट करो जब तक फीवर आना, ब्लड बॉडी एक होना एकदम 72 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए बंद ना हो, एकदम कंप्लीटली ठीक ना हो जाए। 48 या 72 घंटे पे कॉन्टिन्यूसली कराते रहो। क्योंकि पहले बार 1-2 टेस्ट में हो सकता है प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल रेंज में आए, लेकिन अगर गिर रहा है और कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है तो चिकित्सा शुरू कर दो। केवल ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे या सप्लीमेंट्स पे डिपेंड मत करो। तुरंत एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, तुरंत। सोचो मत कि 2-4 दिन देख लेते हैं जैसे बाकी फिल्म में। एंटीवायरल ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करो। फूड में वो चीजें इंक्लूड करो जो प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ाती है। कहने सुनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो लोग बताते हैं, ये खा लो, वो खा लो, पपीता का वो खा लो, सब चीज जो भी है, जो भी आपको सेफ मिले, नेचुरल तरीके से मिले, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेदिक हर्ब्स है, फॉर्मुलेशन है, घर का उपाय है, घरेलू उपाय है, सब कुछ जो आपको प्लेटलेट्स बढ़ाता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट कौन से? स्पाइरुलिना हो गया, टिपोली हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या करना है आपको, तो हमारे पास एक आयुष 64 है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया है, और ये एक सर्टिफाइड मेडिकेशन है, सप्लीमेंट है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। तो आयुष 64 लेना शुरू कर दो। अगर आपके पास एक्यूलाइफ है तो आपको पेन जो होगा, अल्बो में दर्द हो रहा है, कलाइयों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और दर्द इतना शार्प होता है कि आदमी छटपटाता रहता है बिस्तर पे, कभी ये करवट कभी वो, कोई चैन नहीं मिलती, बेचैन कर देता है, ऐसा दर्द होता है। तो मन करता है वो ले लूं, पेन किलर ले लूं, लेकिन डॉक्टर देता नहीं है पेन किलर। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इंजेक्शन देगा। तो वो चीजों से बचना है। पैरासीटामोल दिया जाता है बुखार होने पे, केवल प्लेन पैरासीटामोल, लेकिन उससे भी बचना है ताकि लिवर को कम से कम प्रेशर हो। तो उसके लिए आपके पास एक्यूलाइफ बहुत बढ़िया है। एंट्रिक फीवर वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप लेंगे, वो वायरल फीवर के लिए। उस पॉइंट पे आप थेरेपी लेंगे 10 से 15 मिनट, तो आपका फीवर उतर जाएगा। यानी एक पैरासीटामोल भी लेते हैं तो 5-6 घंटे 8 घंटे फीवर उतर जाता है। एक बार आपने थेरेपी ले ली, 8-10 घंटे के लिए फीवर उतर गया, दोबारा फिर चढ़ता है तो फिर पैरासीटामोल खाते हैं, फिर से थेरेपी ले लो, ठीक है। दूसरा, अगर पेन हो रहा है तो एक्यूलाइफ की थेरेपी ले लो पेन के पॉइंट पे। लेकिन जब ब्लड अंदर, अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन होने लगे, बहुत ज्यादा डाउन होने लगे, और बॉडी में रैशेस दिखने लगे कि कैपिलरीज फट रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में एक्यूलाइफ की थेरेपी नहीं करनी है, क्योंकि एक्यूलाइफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। उस केस में तुरंत कोई हॉस्पिटल पकड़ के भर्ती हो जाना है।
ये नहीं देखना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, 5 स्टार सुविधा है कि नहीं। जहां पे बिस्तर मिले, नहीं तो घर से फोल्डिंग वाला चारपाई लेके जाओ, डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ो, बोलो हम अपनी चारपाई पे लेट जाएंगे लेकिन एडमिट कर लो। से ही बॉडी में रैशेस दिखने लगे कि अंदर कैपिलरीज फटना शुरू हुआ है, रिस्क नहीं लेना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत जाके जमा हो जाना। और एक बार बिस्तर मिल जाए तो जब तक पूरा एकदम तंदुरुस्त महसूस ना हो, बिस्तर छोड़ना मत। जैसे नेता लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, आप अपना बिस्तरा मत छोड़ना डेंगू केस। डेंगू का यही इलाज है। तो बाकी और जो हम बताते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तब तक ये रिकॉर्डिंग को बंद कर दो। किधर से बंद होता है रिकॉर्डिंग? जो हो वाले स्टॉप मीटिंग नोट्स नॉट स्टॉप। अभी जूम पे करते करते